हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। सो गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है एफएफ को रिलेटेड, मेरी लाइफ को रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ जानना है तो। क्योंकि मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं कुछ बताऊँगी, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके हैं उसमें मैं आंसर कर दूँगी। सो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी, तो आप मुझसे बात कर सकते हो एंड मैं उस वीडियो को कुछ दिन में अपलोड कर दूँगी, मे बी एट संडे। सो इसलिए तब तक के लिए आपको जब भी क्वेश्चन याद आए, मन करे, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा ज़मीन वहाँ से निकलता है, अपने लिए स्पेशली 2 वाइन के जार खरीदता है और इसे बड़े इन्जॉय करके बहुत ही मस्ती के साथ उसे पीता है। और तब वो थोड़ा आगे बढ़ता है और वहाँ देखता है कि कुछ बच्चों की गैंग है और वो सभी कुछ खेल रहे हैं। उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है जब वहाँ पर एक बच्चे के मुंह से वो लान वांगची का नाम सुनता है और वो वहीं पास में ही ज़मीन पे बैठ जाता है उन बच्चों का एक क्यूट सा गेम देखने के लिए। और तब वहाँ पर वो देखता है कि कैसे वहाँ पर उसके लिए कुछ खास कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे कि मिंग याओ, लैंसी चैन, हंगपन जुन, जियांग चैन, यानली और यहाँ तक कि वो खुद भी। और तब वो बच्चों की प्ले देख रहा था कि कैसे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ वो स्पेशल डायलॉग्स बोल रहे थे जो कि अक्सर ये सभी बोलते हैं, जैसे कि हमारे बीइंग का शरारती होना, जियांग चैन का खड़ूस बिहेवियर वो एक्टर के बच्चा दिखा रहा था, और हमारी यानली का क्यूटपन, और हमारे वांगची का हूँ। जैसे ही वो बच्चा हूँ करता है, बीइंग इतनी ज़ोर से हंसता है कि सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं। और तब बीइंग हंसते हुए हमारे लिटिल हैंगमैन जुन के पास आता है। वो उसकी नाक को पिंच करते हुए कहता है, ओ लिटिल अंजा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और सच में बेबी प्लीज़, क्या एक बार तुम और फिर से कर सकते हो? हाय, तुमने मेरा दिल ही चुरा लिया, बताओ एक बार प्लीज़ मेरे लिए कर दो। और वो बच्चा फिर से करता है जिसे भांगजी करता है, और उसे देखकर विंग फिर से ज़ोर से हंसता है। और तब विंग हंसते हुए कहता है, ओह काश मैं रंजा को लेकर आता। वो सच में लिटिल रंजा देखकर वो खुश हो जाता और वो हंसते हुए उस प्यारे से बच्चे के गाल को पिंच करता है। और तभी वो बच्चा करते हुए अपने गाल को विंग से दूर कर लेता है। और तब विंग कहता है, हाय कितना क्यूट है, वैसे मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ, मुझे लंजे के पास में लेकर जाना है। और वो बच्चा डर जाता है। और तभी उसका बड़ा भाई यानी कि लैंसी चैन, जो कि सच में वो दोनों ही बच्चे ट्विंस मीन्स वो दोनों ही बच्चे भाई थे, और उसमें से उसका बड़ा भाई जो कि लैंसी चैन बना था वो आगे आता है और अपने भाई को पीछे छुपा लेता है और कहता है, हिम्मत मत करना मेरे भाई को किडनैप करने की। और तब हमारा विंग कहता है, ओह जीवचन, मैं तो डर गया। और वो हंसता है और उन सभी बच्चों को ऐसे खेलते हुए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर वो अपने पेट को पकड़कर बहुत हंसता था जब भी वो बातें याद कर रहा था कि कैसे वो छोटा सा बच्चा करता है। तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है और वो ऐसे ही अपने वाइन को पीता है और फिर वहाँ जाकर वो पूरे रास्ते को, नाइट लाइफ को जिन क्लाइंट के एंजॉय करता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे मो शांशु, वेंजिंग और उन सभी फ्रेंड्स के ऊपर। वो सभी वहाँ उस अंधेरी रात में उस ब्लैक माउंटेन पे आते हैं, जहाँ पर हमारा विंग आकर उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद इस जगह को देख रहा है। आखिरी बार तो उसे याद भी नहीं है कि आखिर उसने क्या क्या किया था, बट अब यहाँ पर आकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर कितना ज़्यादा पेन उसने यहाँ आकर फील किया था। बट अब इसका टाइम नहीं था। वो सभी वेंस की हेल्प करता है और वहाँ पर धीरे धीरे सबको सेटल करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि मैं तो मो शांशु हूँ। उस समय सब जानते थे कि मैं विंग था, इसीलिए किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। बट अगर मैं मो शांशु बनकर विंग के पास जाऊँगा, वांगची के पास जाऊँगा, तो शायद मेरी हेल्प हो जाए। वैसे भी मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है ना कि वो सबकी हेल्प कर देगा। और तब वो ऐसा सोच करता है और वो सभी वेंस को वेंची के सहारे छोड़ देता है और कहता है कि आप सब यहीं रहिए, थोड़ा बहुत मैं खाने का, पानी का इंतज़ाम करता हूँ। यहाँ से मैं जिन क्लाइंट जा रहा हूँ वहाँ पर हंगबंग जुन से मैं मदद मांगूंगा और वो मेरी हेल्प करेंगे, एंड फिर मैं जो भी वो कुछ करते हैं मैं आपको आके बताता हूँ। अब वो वहाँ से उन्हें सबको छोड़ कर वहाँ से उसी समय ही निकल जाता है जिन क्लाइंट के लिए।
और यहाँ पर मॉर्निंग होती है। फिर से एक बोरिंग सी सभा बैठाई जाती है जहाँ पर हमारा वांगची तो आराम से बैठा हुआ था, बट हमारा विंग उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो सभी खड़ूस बूढ़े बैठ के अपनी ही बकवास बातें कर रहे थे जिसमें बिल्कुल भी हमारे विंग को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए उसे एक आइडिया सोचता है और वो सभी जो बड़े बातें कर रहे थे तो उसके बीच में टपकते हुए कहता है कि महाराज जिन, आपको नहीं लगता कि हाँ आप कुछ भूल रहे हैं? और तब हमारा जिन कौन-सा कहता है कि ऐसा क्या मैं भूल रहा हूँ बेबुशियान। और तब वो विंग मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है कि कल तय हुआ था कि आप हमें बताएंगी कि आखिर विंस कितने थे, आपने बताया नहीं। और तब हमारा मेंग्याओ बीच में टपकते हुए कहता है कि राजकुमार वे, हम बता देंगे, आपको आखिर इतनी जल्दी ही क्या है? वैसे भी उन सब में आपके कोई रिश्तेदार तो थे नहीं, आपको इतनी परवाह क्या है? वैसे भी वो सब विंस थे। और तब हमारा विंग मुँह चढ़ाते हुए, मुँह बनाते हुए कहता है मेंग्याओ, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट टोन में कहता है, वैसे रिश्तेदार तो तुम्हारे भी नहीं थे, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं मैं तुम्हारी किसी वाइफ को चुरा थोड़ी ना रहा हूँ। और ये देख कहते हुए वो बहुत ही नॉटी से स्माइल दे रहा था। और तब हमारा मेंग्याओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई वाइफ नहीं है जिसे आप चुरा सके, इसलिए मैं ज़रूर आपको ये दिखाऊंगा, बट अभी हमने इसे फाइनलाइज़ नहीं किया है, अभी हमने सबको गिनती नहीं की है, इसीलिए हमें थोड़ा सा और समय चाहिए उसे दिखाने के लिए। वैसे भी आपको बताना चाहिए आपका आंसर क्या है। विंग कहता है किस बारे में? हमने जो शादी का प्रस्ताव रखा था उसके बारे में। राजकुमार यानली की क्या राय है? आपने कल आंसर पूरा नहीं किया था यानली, राजकुमार यानली। और तब हमारा विंग अपनी बहन की तरफ देखता है और तब फिर वो उनकी बिहाफ पे कहता है कि मेरी सीजे ने अपना फाइनल डिसीज़न कर लिया है कि वो अभी समय चाहती है। सबसे पहले हमें अपने जियांग क्लैन को रिबिल्ड करना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी हम मेरी प्यारी सी सीजे को इस जिंग क्लैन में ले आए, इसीलिए हमें समय चाहिए। 1-2 साल बाद या 10-20 साल बाद सीजे बता देंगे उन्हें शादी करनी है या नहीं। और ऐसा कहकर विंग मुस्कुराते हुए वापस बैठ जाता है। और तब यानली खड़ी होती है, प्रॉपर्ली सबको ग्रीट करती है और फिर से वो कहती है कि हाँ, विंग के पास सही है, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए और वैसे भी हमें जियांग क्लैन को बिल्ड करना है। एक बार जियांग क्लैन अच्छे से फिर से बिल्ड हो जाए तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। और तब वो ऐसा कहकर वापस अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। और तब हमारा मेंग्याओ कहता है कि एक सजेशन देता है कि क्यों ना हम सभी मिलकर आपस में एक दूसरे क्लैन की हेल्प करें ताकि रीबिल्ड जल्दी हो। और सबसे ज़्यादा हेल्प जिंग क्लैन करेंगे क्योंकि हमारा डैमेज सबसे कम हुआ है, सो हम आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जिंग योनशा भी कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में, बट छोटे क्लैंस जिसका बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था वो सभी तो जिंग क्लैन की बहुत ज़्यादा गुणगान करने लगते हैं। और हमारा विंग ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे ये सभी छोटे क्लैंस चापलूसी करने में पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। और हमारे विंग का तो मोह ही बन जाता है। और तब वहाँ पर कुछ अचानक से तो होता है जिसकी वजह से हमारे विंग के आसपास से बहुत ही ज़्यादा डार्क रिसल्फन एनर्जी इमिट होने लगती है। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। विंग की आंखें एकदम रेड हो गई थी और अचानक से वो सीजन एमुलेट जो विंग ने बनाया था, जिसका यूज़ करके उसने वे रूहान को हराया था, वो एक्टिव हो जाता है और हवा में वो उड़ने लगता है। और ये देखकर सभी उससे दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा जियांगचेन और यानली भी पीछे हट जाते हैं। बट इसे देखकर वांगजी जल्दी से आता है और विंग के पास आकर विंग के हैंड्स को पकड़ लेता है और उसे कहते हैं विंग कंट्रोल करो। वांगजी विंग को हिला रहा था, बट विंग की आँखें एकदम रेड थी, फुल रेड थी और वो मानो अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। वो सीजन टाइगर सील हवा में उड़ रही थी और विंग के आसपास से बहुत ही ज़्यादा स्मोक इमिट हो रहा था। यहाँ इतना ज़्यादा स्मोक इमिट हो रहा था कि वो पूरा जो बड़ा सा हॉल था जहाँ पर वो सभी लोग बैठे हुए थे, वो पूरा ही फुल कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरा डार्क से भर जाता है। कुछ लोग सांसें नहीं ले पाते, इसीलिए जल्दी से वो सभी वहाँ से निकलते हैं। बट विंग वहीं खड़ा हुआ था और वांगजी विंग को छोड़ के बाहर आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वो विंग को हिलाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। सीजन वांगजी को कह रहे थे कि वांगजी चलो यहाँ से, पर वांगजी कहते हैं गग विंग है, विंग का कुछ हो जाएगा इसलिए मैं तो यही रुकूंगा। विंग
विंग उसे हिला रहा था, बट विंग को तो मैंने कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आया था, उसे पता नहीं क्या हो गया था एंड वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डार्कली उसकी आंखें रेड हो गई थी। और तब फांगची को जब फाइनली कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी उसके पास कोई आइडिया नहीं था, वो तुरंत विंग को एकदम टाइटली अपनी आर्म्स में पकड़ लेता है और अपनी लिप्स को उसके लिप्स पर एकदम टाइटली प्रेस कर देता है, उसे डीप पैशनेट किस करने लगता है और उसी किस के दौरान ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है। वैसे भी उस सभा में, उस हॉल में कोई बचा नहीं था और हर जगह डार्क स्मोक ने कवर कर लिया था, इसीलिए उनकी इस किस को कोई देखता तो नहीं है, बट हमारा विंग उस किस होते ही इतना शॉक्ड हो गया था कि वो तुरंत ही अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाता है और वो जो डार्क स्मोक उसके अंदर से इमिट हो रही थी वो सब शांत हो जाती है। टाइगर सील भी ज़मीन पे गिर जाती है, बट अभी भी वो फुल कमरा धुआं से भरा हुआ था, इसीलिए कोई भी देख नहीं पा रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। बट हमारा विंग और वांग जी तो एकदम विंग को किस करने में, उसे खा जाने में बिजी था और बेचारा हमारा विंग वो तो एकदम शॉक्ड में बस वांग जी के एक्शंस को देख रहा था। वो देख रहा था कि आखिर वांग जी कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, कितना ज़्यादा डोमिनेंट है उसके ऊपर और विंग कितना आसानी से सबमिसिव हो रहा है। वांग जी भी इस चीज़ को नोटिस करता है और फिर कुछ 1-2 मिनट प्रॉपर ब्रीथलेस किस करने के बाद फाइनली वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी भी, और विंग वांग जी को एकदम हैरान, कंफ्यूज्ड, फुल ऑफ इमोशंस के साथ उसे देख रहा था। वांग जी को के ईयर्स, चीक्स रेड हो गए थे, एकदम रेड टमाटो की तरह हो गए थे, इसीलिए वो जल्दी से बस वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और जैसे ही रूम थोड़ा रूम से वो डार्क स्मोक निकल जाता है, बाकी सभी वहाँ अंदर आते हैं। वांग जी ऐसे जल्दी में निकला था कि वो ना अपने गगा की बात सुनता है, ना किसी ने कुछ पूछा उसका रिप्लाई हुआ, वो बस जल्दी से बस वहाँ से भाग गया और हमारा विंग एकदम शॉक्ड में वहाँ खड़ा हुआ था। वो अपनी शॉक्ड से बाहर आता है जब उसे कैंडी आकर हिलाती है और कहती कि आशिन क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और हमारा विंग कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो ऐसे ही कह रहा था। चांगचिन कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम चलो मेरे को वैद्य को तुम्हें दिखाने दो। और यानली और जियांगचन उसे खींच कर लेकर जाते हैं और विंग बस चल रहा था। वो अभी भी इतना ज़्यादा शॉक्ड में था कि वो उस शॉक्ड से बाहर नहीं आया था कि उसे वांग जी ने किस कर दिया। किस किया भी तो क्या इतना ज़्यादा एग्रेसिवली, फोर्सफुली, जैसे कि वो उसे खा ही जाएगा। हमारा विंग तो एकदम डर गया था, सहम गया था और वहाँ पर उसे वैद्य के कमरे में बैठा देते हैं। वो चुपचाप बैठ गया था। हीलर्स उसे चेक करते हैं और तब कहते हैं कि हमें नहीं पता, बट शायद से इनका कंट्रोल लूज़ हो गया था, इसीलिए इनके अंदर से इनकी रिसेंटफुल एनर्जी ने ऐसा वर्क किया। और तब हमारा आशिन, हमारी यानली कहती है कि आशिन ऐसा करो, तुम जाओ रेस्ट करो। और विंग ने सर हिलाते हुए चुपचाप जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में चला आता है। जैसे ही वो अपने डोर को बंद करता है, वो उसके चीक्स, उसके ईयर्स इतने ज़्यादा रेड हो गए थे। वो खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि शिट लंजा, तुमने क्या किया? लंजा, क्या तुम पागल हो? किसी को शांत करने के लिए कौन सा तरीका होता है? तुमने मुझे किस कर लिया? लंजा, तुम्हें नहीं पता ये मेरी पहली किस थी। मैंने अपने फ्यूचर वाइफी के लिए बचा कर रखा था। क्या किया तुमने लंजा? तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों हंगमिंग जुन, तुम बहुत 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 गंदे हो। और विंग ऐसे ही एक्ट कर रहा था और वो अपने आप को चुपचाप बेड पे गिरा लेता है। और वो जैसे ही बेड पे गिरता है, उसका मन, उसकी दिमाग फिर से उसे किसकी पर आ जाती है कि कैसे वांग जी ने उसे अपने आर्म्स में लिया था, उसे एकदम सिक्योरली होल्ड किया हुआ था। जैसे सभी उससे दूर हो गए, बट एक वांग जी था जिसके पास आया, उसने उसे शांत किया और उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, बट वांग जी उस समय उस अंधेरे कमरे में था जब कोई सांस नहीं ले पा रहा था। तभी वांग जी वहाँ उसके लिए था और ये सोच कर ही उसका दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था कि विंग अपनी हार्ट बीट ऐसे सुन पा रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है शिट शिट शिट, तुम इतनी तेज़ से क्यों धड़क रहा हो? तुम
मैं नहीं पता वो एक लड़का है और वो वांगजी है, वांगजी हंगमंग जुन है वो। प्लीज़ धड़कना बंद करो। ये फीलिंग, वांगजी तो मुझे पागल कर दोगी क्यों। और वो ऐसी एक्साइटेड थी, गुस्से में थोड़े से इमोशंस के साथ, अपने इमोशंस के साथ फाइट कर रहा था। और यहाँ पर हमारा वांगजी जैसे ही वहाँ से निकला था, वो भाग कर सीधे ही जिन क्लैन के फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ पर वो एक पेड़ को पकड़, एक पेड़ के सामने आकर अपने फॉरहेड को उसके ऊपर रख देता है और अब गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाया था कि आखिर उसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, और वो खुद क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था। वो ऊपर से एकदम रेड हो गया था, एकदम टमाटर की तरह प्योर रेड हो गया था। उसकी ईयर्स, उसके चीक्स, उसकी नेक, उसका पूरा नेक पूरा रेड हो गया था और वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो बार बार अपने लिप्स को टच कर रहा था, उस मोमेंट को फील कर रहा था जब वांगजी विंग उसके आर्म्स में था और उसने एकदम सिक्योरली से पकड़ा हुआ था। वो देख रहा था कि आखिर विंग उसे बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बट उसे पता था कि विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होगा और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। बट अब वांगजी चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसने तो उसे किस कर लिया। वो अपने फॉरहेड को उसी पेड़ के ऊपर मार रहा था और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हंगमंग जुन, आपके ऐसा करने से वो पेड़ गिर सकता है, क्या आपको पता नहीं है। और वांगजी तब पीछे मुड़ कर देखता है और फिर वो उसी सर्वेंट को वहाँ पाता है और तब वांगजी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तब सर्वेंट कहता है कि जैसे क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, क्या हम बातें कर सकते हैं, हमें कुछ समय क्या आप मुझे दे सकते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है बोलो। वांगजी फिर से अपने उसी कोल्ड ऑरा में आ गया था और तब हमारा मोशॉन्च कहता है, क्या मैं आपको लेंजन बुला सकता हूँ। वांगजी हैरान हो जाता है कि एक सर्वेंट को उसका बर्थ नेम पता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा बर्थ नेम कैसे पता, किसने बताया तुम्हें, और तुम्हारे पास ये राइट नहीं है। और तब हमारा मोशॉन्च कहता है कि हंगमंग जुन, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और फिर वो वांगजी को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है, वांगजी उसका क्या लगता है, वो यहाँ कैसे फंस गया और वो उसने कैसे वेंस की मदद की है। उसने अपना पास्ट बताया था जिसे उसने अभी चेंज कर दिया है और उसने ऑलमोस्ट उसे सब कुछ बताया। और वांगजी एकदम शॉक्ड में बस वो सब सुन रहा था। और तब वो कहता है कि विंग, और तब मोशॉन्च कहता है कि हाँ मैं विंग हूँ, और वैसे क्या मुझे बता सकते हो कि तुम इतने रेड क्यों थे, क्या किया तुमने। हाँ, वांगजी तब उसे बताता है कि आखिर उसने क्या किया। और हमारा विंग हंसते हुए कहता है, वाओ गुड, तुमने तो पूरी हिस्ट्री, तुमने तो सब कुछ बदल दिया। वाओ, मेरे एक स्टेप ने हम दोनों के रिलेशन में कितना ज़्यादा एनहांसमेंट कर दिया, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। वाओ गुड गुड गुड। वांगजी कहता है, पर क्या हमारा ऐसे बदलने से पास्ट प्रेजेंट क्या कोई अंतर नहीं होगा हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से समय बदलना बुरा भी तो हो सकता है ना। क्या पता तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है। हमारा विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मतलब मोशॉन्च कहता है कि हमें नहीं पता क्या होगा, बट मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था और अगर मेरे पास मौका है तो मैं तुम्हारे पेन को कम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो सभी पेन मेरी वजह से सहना पड़े, मेरी सीजे की मौत हो जाए, ये सब कुछ मिस हो जाए। मैं नहीं चाहता कि बस कुछ भी ख़राब हो। इसलिए अगर गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया है, अगर मुझे फिर से इसी दुनिया में लाया है, तो शायद कोई वजह हो, इसीलिए यही सोच कर मैंने ये सब कुछ किया। और तब हमारा वांगजी कहता है, तो तुम अभी बेरन माउंट्स पे हो, तुम्हें मैं फुल सपोर्ट करूँगा, मुझे बस गुस्सो जाने दो। और अपने पास से वो एक पाउच निकालता है और उसे पकड़ाते हुए कहता है, इसके अंदर मनी है, तुम इससे कुछ 10-12 दिन या 15 दिन आराम से चीज़ें ले सकते हो, तुम इसे यूज़ करो, मैं गुस्सो जाकर तुम्हारे लिए और मनी और चीज़ें भिजवा दूँगा। विंग कहता है, नहीं लंचा, इतना काफ़ी है, मुझे बस थोड़े दिन के सपोर्ट चाहिए था, अब इतना काफ़ी, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। वैसे भी विंस बहुत टैलेंटेड इंसान है। अब वांगजी कहता है, विंग अपना ध्यान रखना और
क्या तुम्हें लगता है कि फ्यूचर से फांगची तुम्हें बचाने के लिए आएगा, कि तुम्हें वो लेने आएगा? और तब हमारा वो शॉन्सो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो आएगा? तुम खुद बताओ, अगर कहीं कभी इस समय का विंग गायब हो जाएगा तो क्या तुम उसके पीछे पीछे नहीं जाओगे? फांगची कहता है मैं जाऊँगा और मैं इसे ढूंढ के कहीं से भी लेकर आऊँगा। और तब विंग कहता है देख लो, जब तुम इतने ज़िद्दी हो, जबकि तुमने अपने प्यार का कन्फेशन भी नहीं किया, तो सोचो उसका क्या हाल होगा जो मुझे शादी करने वाला था एंड जस्ट इन सेकेंड मैं गायब हो गया और मैं यहाँ आ गया। सोचो बेचारे उसकी क्या हालत होगी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कहीं वो किसी और के साथ सेक्स ना कर ले, उस मूड की सोल के साथ, वरना मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फांगची हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे विंग की बॉडी से नहीं, उसकी सोल से प्यार है, और अगर उसकी सोल ही नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के साथ प्यार करेगा। इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर। हमारा वो शांशु उसे टीज़ करते हुए कहता है, और तब हमारा फांगची कहता है हाँ मुझे विंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। और तब हमारा वो शांशु कहता है हाँ हमें पता है मुझे, और वैसे भी तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया है अपने प्यार का। क्या सच में? फांगची तुम बहुत ज़्यादा नॉटी नहीं हो गए हो? शायद तुम हमेशा से बीस्ट थे, मुझे लगता था कि तुम बदल गए हो बाद में, पर नहीं, तुम तो शुरू से बीस्ट हो। आने दो मुझे मेरी लज्जा को, मैं बताता हूँ उसे। और फिर वहाँ से वो निकल जाता है अपनी मिरर मॉन्स की तरफ, ये वादा करके कि वो फिर से यहीं पर उससे 2 दिन बाद मिलेगा। और अब इन सभी बातें होती होती रात हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बज चुके थे ऑलरेडी। और फिर भी वांगची से जंगल में था उस स्टोरी को सुनने के लिए, क्योंकि द अनटेम्ड की स्टोरी इतनी लंबी है, 1 घंटे में थोड़ी ना एक्सप्लेन की जा सकती है, इसीलिए उसमें समय लग गया था। और जब वांगची फाइनली जिन क्लैन के मेन महल में जाता है, तब वहाँ पर उसे सबसे पहले मिसेस जियांग दिखती हैं। और तब वो कहती है कि राजकुमार प्लान, आप कहाँ थे? आपको कब से सब लोग ढूंढ रहे थे। और तब वांगची कहता है क्या हुआ, क्या कोई बात है? और तब यानली कहते हैं कि हाँ, आशिन अपनी डोर को नहीं खोल रहा और उसके कमरे से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्मोक इमिट हो रही है। सब चाहते हैं कि एक बार आप उसे चेक कर लिए, आपने उसे शांत किया था क्या फिर से? और तब यानली कहती हाँ, वो सभी उसी के कमरे के पास है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फांगची जल्दी से विंग के गेट के पास जाता है, वो देखता है कि उसी रूम से वैसे ही ब्लैक स्मोक निकल रहा था। फांगची जल्दी से उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाता है। वो देखता है कि विंग अपने बेड पे बैठा हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से वो सब कुछ हो रहा है। फांगची फिर से विंग के पास जाता है, बट इस बार वो एकदम सॉफ्टली धीरे से उसके पास जाता है, उसके हैंड्स को पकड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना ट्रांसफ़र स्टार्ट करता है। और थोड़ी देर बाद ही विंग शांत हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो फांगची की आर्म्स में बेहोश हो जाता है। फांगची उसे संभाल लेता है और उसे बेड पे आराम से लेटाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही धुआं साफ़ होता है, वो ब्लैक स्मोक सभी अंदर आते हैं। और तब फांगची कहता है कि आपको शायद से विंग की कोड थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूँगा और अपनी साथी से मेडिटेशन प्रैक्टिस कराऊँगा। इसके बाद इसकी कोड स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। और तब सभी बात नोट करते हैं और सिचान कहते हैं फांगची ये ठीक है, बट अब 9 बज चुके हैं और तुम्हें सोना चाहिए। फांगची कहता है विंग की तरफ देखते हुए कि मैं यहीं रुकूँगा उसका ध्यान रखने के लिए, रात में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। बट फांगची तुम्हें सोना नहीं है? मैं यहीं रुकना चाहता हूँ प्लीज़। और जब सिचान कहते हैं ठीक है, बट अब ज़्यादा लेट मत करना, थोड़ी देर बाद वापस चले जाना अपने कमरे में। फांगची ठीक है गगा। और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और जियांग चेन और यानली भी वहीं खड़े थे। बट फिर फांगची कहता है कि मिसेस जियांग, प्लान लीडर जियांग, आप दोनों प्लीज़ अपने अपने कमरे में जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ हूँ विंग के पास, विंग का ध्यान रखने के लिए, तो प्लीज़ आप सब जा सकते हैं। और तब यानली और जियांग चेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर फांगची को बो करके वहाँ से चले जाते हैं। फांगची उसी कमरे में रुकता है, एक चेयर पे वो चुपचाप बैठ जाते हैं और विंग को एकदम पीसफुली बेबी की तरह सोते हुए वो देख रहा था, जिसके चेहरे पे ऑलरेडी एक क्यूट सी स्माइल आ गई थी। और फिर